जब तुलसी ने रणविजय को थप्पड़ मारा, उसे देखकर मिहिर और नॉयना के उड़े होश। शांति निकेतन की उन दीवारों ने पिछले 20 सालों में कई तमाशे देखे थे, कई पीढ़ियों को बनते और बिगड़ते देखा था, लेकिन उस दिन हॉल में जो सन्नाटा छाया था वो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी के फटने की गवाही दे रहा था। ये वो पल था जिसका इंतजार नैना टीवी के हर उस दर्शक को था जिसने इस शो के एक एक एपिसोड को अपनी नसों में दौड़ते हुए महसूस किया है। इतिहास गवाह है कि जब जब वीरानी परिवार के किसी बेटे ने घर की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की, तब तब उस घर की नींव यानी तुलसी वीरानी ने ममता का आंचल छोड़कर चंडी का रूप धरा है। आज हम उसी ऐतिहासिक क्षण की गहराई में उतर रहे हैं जब तुलसी का हाथ उठा और निशाना बना उसका अपना सगा पोता, अंश का बेटा रणविजय। वो थप्पड़ सिर्फ रणविजय के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस अहंकार पर पड़ा था जो उसे विरासत में अपने पिता अंश से मिला था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस एक थप्पड़ की गूंज इतनी संतोषजनक, इतनी सैटिस्फाइंग क्यों थी। इसे समझने के लिए हमें उस कमरे के माहौल को महसूस करना होगा। रणविजय, जो देखने में तो वीरानी खानदान का चिराग लगता था, लेकिन जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि वो सहल दौड़ रहा था जिसने सालों पहले तुलसी को अपने ही बेटे अंश की जान लेने पर मजबूर कर दिया था। रणविजय का चरित्र शो के इस पड़ाव पर सिर्फ एक बिगड़े हुए लड़के का नहीं था, वो एक दरिंदा बन चुका था। उसका जुनून, उसका पागलपन और उसकी हवस का केंद्र थी कृष्णा तुलसी यानी केटी। वही कृष्णा तुलसी जिसे तुलसी हरिद्वार से लेकर आई थी, जो पवित्रता की मूरत थी, जिसे तुलसी अपनी परछाई मानती थी। रणविजय को लगता था कि वो वीरानी परिवार का वारिस है, अंश वीरानी का बेटा है, तो उसे दुनिया की हर चीज़ और हर इंसान पर हक जमाने का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो रजामंदी से हो या ज़बरदस्ती से। उस दिन रणविजय का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। उसे लगा था कि उसकी चालें इतनी बारीक हैं कि घर के बुजुर्गों को, खासकर बा और तुलसी को, उसकी असलियत कभी पता नहीं चलेगी। उसने कृष्णा तुलसी को सिर्फ डराया नहीं था, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। वो केटी को अपनी जागीर समझता था। दर्शकों के तौर पर हम और आप स्क्रीन के इस पार बैठकर रणविजय की उन घिनौनी हरकतों को देख रहे थे, जहां वो कभी केटी का रास्ता रोकता, कभी उसे ब्लैकमेल करता और कभी उसके चरित्र पर उंगली उठाता। गुस्सा हम सब के अंदर भर रहा था। हमें इंतजार था कि कब इस पाप का घड़ा फूटेगा, और फिर वो घड़ी आती है। वीरानी हाउस का वो बड़ा सा हॉल जहां बा बैठी हैं, परिवार के बाकी लोग बुतों की तरह खड़े हैं, और बीच में खड़ा है रणविजय, अपनी उसी ढिठाई, उसी बेशर्मी और उसी झूठी मासूमियत का नकाब पहने हुए। लेकिन तुलसी की आंखों में उस दिन आंसू नहीं थे। उन आंखों में एक माँ का दर्द नहीं, बल्कि एक औरत का स्वाभिमान जल रहा था। तुलसी ने रणविजय की आंखों में देखा। उसे वहां अपना पोता नहीं दिखाई दिया। उसे वहां वो छोटा सा बच्चा नहीं दिखा जिसे उसने कभी गोद में खिलाया होगा। उसे वहां दिखाई दी अंश की परछाई, वही वहशीपन, वही औरत को वस्तु समझने की घिनौनी सोच। तुलसी जानती थी कि अगर आज इस जहर को यहीं नहीं रोका गया तो ये पूरे परिवार को निगल जाएगा। रणविजय को शायद रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, मगरमच्छ के आंसुओं से सबको बेवकूफ़ बना लेगा। वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए शब्दों का जाल बुन रहा था, ये दिखाते हुए कि गलती उसकी नहीं बल्कि कृष्णा तुलसी की है। वो विक्टिम ब्लेमिंग का खेल खेल रहा था, जो हर अपराधी का सबसे बड़ा हथियार होता है। तभी हवा का रुख बदलता है। तुलसी के कदम आगे बढ़ते हैं। ये चाल बहुत सधी हुई थी, बहुत भारी थी। जैसे ही तुलसी उसके करीब पहुंची, रणविजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, एक अहंकारी मुस्कान जो कह रही थी, मैं इस घर का लाडला हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो भूल गया था कि जिसके सामने वो खड़ा है, उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे तक को नहीं बख्शा था, तो पोता क्या चीज़ है। और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संवाद के, तुलसी का हाथ हवा में लहराया और सीधे रणविजय के गाल पर पड़ा। चटाक। वो आवाज़ सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हमारे दिलों में गूंजी थी। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि रणविजय का चेहरा एक तरफ घूम गया, उसका शरीर लड़खड़ा गया, और उसका वो झूठा अहंकार, वो अंश वीरानी के बेटे होने का गुरूर एक ही पल में चकनाचूर होकर शांति निकेतन के फर्श पर बिखर गया। स्लो मोशन में अगर आप इस दृश्य का विश्लेषण करें, जैसा कि मैं नेगा अक्सर अपनी एडिटिंग टेबल पर करती हूं, तो आप पाएंगे कि उस एक थप्पड़ में तुलसी ने रणविजय को नहीं पीटा, बल्कि उसने उन तमाम पलों का हिसाब चुकता किया जब जब रणविजय ने कृष्णा तुलसी को अपनी गंदी नज़रों से देखा था। रणविजय के चेहरे पर जो भाव आए वे देखने लायक थे।
पहले झटका, शॉक, फिर अविश्वास, डिसबिलीफ और अंत में अपमान, ह्यूमिलिएशन। उसकी आंखों में ये सवाल था कि मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तुलसी की आंखों में जवाब था, ये तो बस शुरुआत है। परिवार के बाकी सदस्य मिहिर, गौतम, यहाँ तक कि बा भी स्तब्ध थे। लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं था, ये सन्नाटा सम्मान का था। उस एक थप्पड़ ने ये स्थापित कर दिया था कि वीरानी परिवार में खून के रिश्तों से बड़ा अगर कुछ है तो वो है एक औरत का सम्मान। रणविजय गाल पर हाथ रखे खड़ा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पापों का घड़ा भर चुका था। कृष्णा तुलसी जो अब तक डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी, उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जिस तुलसी माँ को वो आदर्श मानती है, वो सिर्फ माला जपने वाली सास नहीं, बल्कि वक्त आने पर रणचंडी भी है। ये मोमेंट इसलिए भी इतना पावरफुल था क्योंकि रणविजय फिजिकली बहुत ताकतवर था। वो जवान था, आक्रामक था, लेकिन तुलसी की नैतिक शक्ति, मॉरल अथॉरिटी के सामने वो बिल्कुल बौना साबित हुआ। स्क्रिप्ट राइटर्स ने इस सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा था, जहां डायलॉग से ज्यादा एक्शन बोल रहा था। रणविजय का वो झुकना और तुलसी का वो तन कर खड़े होना अच्छाई और बुराई के सनातन संघर्ष का प्रतीक था। नैना टीवी के जरिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये थप्पड़ सिर्फ रणविजय के गाल पर नहीं था, ये पूरी पितृसत्तात्मक सोच पर तमाचा था, जो मानता है कि घर के बेटे कुछ भी कर सकते हैं और बहुओं बेटियों को चुप रहना चाहिए। रणविजय को लगता था कि कृष्णा तुलसी एक बाहरी लड़की है, एक अनाथ है, जिसे घर ने पनाह दी है, तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी। लेकिन वो भूल गया कि जिसे तुलसी ने अपनाया है, वो अब अनाथ नहीं, वो तुलसी की परछाई है। उस थप्पड़ ने रणविजय के दिमाग से ये फितूर निकाल दिया कि वो अनटचेबल है। उस पल में रणविजय को अपनी औकात और तुलसी की ताकत दोनों का एक साथ परिचय मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। उस थप्पड़ के बाद रणविजय की आंखों में जो नफरत उभरी, उसने बता दिया था कि वो सुधरेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक होकर पलटेगा, एक घायल नाग की तरह। उसने अपना गाल सहलाया, अपनी बिखरी हुई ईगो को समेटा और तुलसी को एक ऐसी नज़र से देखा जो कह रही थी, दादी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सीन इसलिए भी मास्टरपीस है क्योंकि ये रणविजय के विलन आर्क को पीक पर ले जाता है। अब तक वो छुप कर वार करता था, लेकिन इस थप्पड़ ने उसे खुला दुश्मन बना दिया। अब वो सिर्फ कृष्णा तुलसी के पीछे नहीं था, अब उसका निशाना तुलसी और पूरा वीरानी परिवार बनने वाला था। इस सीन की अहमियत समझने के लिए हमें रणविजय की मानसिकता यानी साइकोलॉजी को और गहराई से देखना होगा। वो अंश का बेटा था, लेकिन उसने अंश को कभी नहीं देखा था। उसने सिर्फ उसकी कहानियां सुनी थीं। उसे लगता था कि उसके पिता के साथ गलत हुआ, और आज जब तुलसी ने उसी हाथ से उसे मारा जिससे उसने अंश को मारा था, प्रतीकात्मक रूप से, तो रणविजय के दिमाग में वो पुश्तैनी नफरत जाग गई। उसे लगा कि इतिहास दोहराया जा रहा है और इस बार वो विक्टिम नहीं बनेगा। नैना टीवी पर हम अक्सर कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, और रणविजय का ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिगड़े हुए रईसजादे से एक प्रतिशोधी राक्षस में बदलना, इसी एक थप्पड़ का नतीजा था। ये थप्पड़ एक ट्रिगर पॉइंट था। दर्शकों के लिए ये सीन एक रिलीज जैसा था। हम महीनों से देख रहे थे कि कैसे रणविजय अपनी गंदी चालों से केटी को फंसा रहा था, कैसे वो मिहिर के सामने अच्छा बेटा बनने का नाटक करता था। हमारा खून खौलता था जब वो केटी के पास आकर धीरे से उसे धमकाता था और फिर सबके सामने ऐसे मुस्कुराता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम सब चाहते थे कि कोई तो उसका असली चेहरा देखे, और जब तुलसी ने न सिर्फ उसका असली चेहरा देखा बल्कि उस पर अपनी 5 उंगलियों के निशान छोड़ दिए, तो लगा जैसे न्याय हो गया। ये इंडियन टेलीविजन के उन दुर्लभ मक्षणों में से एक था जहां लॉजिक, इमोशन और ड्रामा का परफेक्ट मेल हुआ। थप्पड़ की वो गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन उस गूंज के बाद जो तूफान आने वाला था, उसका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को नहीं था। रणविजय के गाल पर छपे वो 5 उंगलियों के निशान सिर्फ चोट के निशान नहीं थे, वो एक ऐलाने जंग थे। नैना टीवी के दर्शकों को याद होगा कि रणविजय कोई ऐसा विलन नहीं था जो मार खाकर चुपचाप कोने में बैठ जाए या अपनी गलती मान ले। नहीं, उसकी रगों में वही जिद्दी खून था जो हारना नहीं जानता था। जैसे ही उसने अपना चेहरा वापस तुलसी की तरफ घुमाया, उसकी आंखों में शर्मिंदगी का एक कतरा भी नहीं था। वहां थी तो सिर्फ प्रतिशोध की आग। उसने अपनी दादी को देखा, लेकिन उस नज़र में पोते का प्यार नहीं, बल्कि एक दुश्मन की चुनौती थी। रणविजय का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलने लगा। उसे समझ आ गया कि अब भोला भाला पोता बनने का नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने हार मान ली थी। यहीं पर रणविजय का असली और सबसे खतरनाक रूप सामने आता है, द मैनिपुलेटर। उसने चिल्लाना शुरू नहीं किया, ना ही उसने हाथ उठाया। उसने वो किया जो एक शातिर अपराधी करता है, उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। रणविजय की आवाज़ भर्रा गई। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू जमा कर लिए और कांपती हुई आवाज़ में कहा, दादी,
आपने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की के कहने पर? गौर कीजिए, उसने कृष्णा तुलसी का नाम नहीं लिया, उसे इस लड़की कहा। ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो केटी को इंसान समझता ही नहीं था। वो वहां खड़े मिहिर, गौतम और बाकी परिवार वालों की तरफ देखने लगा, मानो उनसे सहानुभूति मांग रहा हो। वो ये जताना चाहता था कि तुलसी सठिया गई है, कि तुलसी एक बाहरी लड़की की बातों में आकर अपने ही सगे खून, अपने पोते के साथ अन्याय कर रही है। ये गैस लाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण था, जिसे आज के दौर में हम टॉक्सिक रिश्तों में अक्सर देखते हैं। रणविजय की कोशिश थी कि वो तुलसी के किरदार पर ही सवाल उठा दे, ताकि थप्पड़ की वजह दब जाए। लेकिन तुलसी तो तुलसी थी, वो इन मगरमच्छ के आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। उसने रणविजय की आंखों में आंखें डालकर जो कहा वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तुलसी ने कहा था, अगर तू मेरा खून है तो आज मुझे अपने खून पर शर्म आ रही है। ये लाइन रणविजय के लिए थप्पड़ से भी ज्यादा भारी थी। तुलसी ने स्पष्ट कर दिया कि वीरानी परिवार में जगह पाने के लिए वीरानी सरनेम होना काफी नहीं है, वीरानी वाले संस्कार होना जरूरी है। नैना यानी मैं जब इस सीन को रिवाइंड करके देखती हूँ तो पाती हूँ कि ये सिर्फ एक सास बहू ड्रामा नहीं था, ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहस थी। रणविजय की परवरिश में कोई कमी नहीं थी, उसे प्यार मिला, पैसा मिला, इज्जत मिली, लेकिन उसका नेचर, उसकी फितरत वही थी जो उसके पिता अंश की थी। तुलसी को उस पल रणविजय के चेहरे में अंश का वो शैतानी रूप दिख रहा था जिसने सालों पहले उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। उधर कमरे के कोने में खड़ी कृष्णा तुलसी के लिए ये पल एक पुनर्जन्म जैसा था। अब तक वो खुद को बेचारी, लाचार और अकेली समझ रही थी। रणविजय ने उसका आत्मविश्वास इतना तोड़ दिया था कि उसे लगता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि इस घर की सबसे बड़ी हस्ती तुलसी वीरानी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी है, तो केटी के अंदर की मरी हुई हिम्मत फिर से जिंदा हो उठी। उसे समझ आ गया कि डरने की जरूरत रणविजय से नहीं है, बल्कि डरना तो रणविजय को चाहिए। केटी की आंखों से बहते आंसू अब डर के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, इस परिवार की बेटी है। रणविजय ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुलसी के एक थप्पड़ ने उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि परिवार अभी भी बटा हुआ था। मिहिर वीरानी, जो हमेशा की तरह दिल और दिमाग के बीच फंसे थे, हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पोते को मारा क्यों। रणविजय ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसने मिहिर की तरफ देखा और कहा, डैड जी, देखिए ना, दादी को क्या हो गया है। रणविजय जानता था कि अगर उसने मिहिर को अपनी तरफ कर लिया तो तुलसी अकेली पड़ जाएगी। वीरानी परिवार का इतिहास रहा है कि जब भी घर में महाभारत छिड़ी है, धृतराष्ट्र की तरह कोई ना कोई आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहा है। रणविजय चाहता था कि मिहिर वो धृतराष्ट्र बने। वो चाहता था कि बात सच और झूठ की ना होकर दादी के गुस्से पर आ जाए। वो मुद्दे को भटकाना चाहता था। वो चाहता था कि लोग ये ना पूछें कि उसने केटी के साथ क्या किया, बल्कि ये पूछें कि तुलसी ने उसे क्यों मारा। यही वो पल था जब तुलसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और रणविजय के काले चिट्ठे खोलने शुरू किए। उसने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा था, उसके पास सबूत नहीं थे, लेकिन उसके पास एक औरत की गवाही थी, केटी की गवाही। जब तुलसी ने रणविजय की हरकतों को बयान करना शुरू किया कि कैसे वो केटी का पीछा करता है, कैसे उसे डराता है, तो रणविजय का चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसका गुड बॉय वाला नकाब खिसकने लगा था। लेकिन रणविजय भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया, ये सब झूठ है, ये लड़की मुझसे प्यार करती है और जब मैंने मना कर दिया तो ये मुझे फंसा रही है। कितना घिनौना आरोप था ये। एक अपराधी अपनी ही शिकार पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहा था। नैना टीवी के दर्शकों, ये सीन हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी गिर सकती है खुद को बचाने के लिए। रणविजय ने केटी के चरित्र पर कीचड़ उछालकर खुद को पाक साफ बताने की जो कोशिश की, उसने दर्शकों के मन में उसके लिए नफरत को 10 गुना बढ़ा दिया। इस पूरे ड्रामे में एक चेहरा ऐसा भी था जो खामोश था, और जिसकी खामोशी सबसे ज्यादा चुभ रही थी, वो था एकलव्य। एकलव्य, जिसे तुलसी ने अपने बेटे से बढ़कर माना था, जो रणविजय के साथ बड़ा हुआ था। एकलव्य सब जानता था। वो रणविजय की असलियत जानता था। शायद उसने रणविजय को केटी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा भी था या उसे शक था, लेकिन वो चुप रहा। उसकी चुप्पी महाभारत के भीष्म पितामह जैसी थी, जो अधर्म होते देख रहे थे लेकिन सिंहासन यानी परिवार की शांति से बंधे थे। अगर उस दिन एकलव्य ने मुंह खोल दिया होता और कह दिया होता, हाँ माँ, रणविजय गलत है, तो रणविजय वहीं खत्म हो जाता। लेकिन एकलव्य की खामोशी ने रणविजय को ये हौसला दिया कि वो अभी भी लड़ सकता है। ये शो के सबसे दुखद पहलुओं में से एक था, अपनों का अपनों के खिलाफ चुप रहना। जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, रणविजय का असली चेहरा बेनकाब होता गया। जब उसे लगा कि इमोशनल ड्रामा काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर का अंश बाहर आ गया। उसकी आवाज़ बदल गई, उसके खड़े होने का तरीका बदल गया।
उसने तुलसी को खुली धमकी तो नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों ने कह दिया कि आपने मेरे ऊपर हाथ उठाकर जंग का ऐलान कर दिया है, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। वो वहां से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जो नफरत भरी नज़र केटी पर डाली, उसने ये साफ कर दिया कि वो अब केटी को सिर्फ डराएगा नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब ये मामला घर की चारदीवारी का नहीं रह गया था। रणविजय के दिमाग में अब एक ही धुन सवार थी, बदला। तुलसी से बदला, अपने अपमान का बदला, और केटी से बदला। नैना टीवी पर हम अक्सर देखते हैं कि विलन अपनी हार से सबक लेते हैं, लेकिन रणविजय जैसे विलन हार से सबक नहीं लेते, वे उसे अपनी ईगो पर ले लेते हैं। अपने कमरे में जाकर रणविजय ने आईने में अपना चेहरा देखा, गाल अभी भी लाल था। उसने शीशे पर मुक्का मारा, कांच टूट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे सिर्फ वो थप्पड़ याद आ रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैं इस घर का वारिस हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई नहीं। उसका मानसिक संतुलन हिल चुका था। ये सीन बहुत डार्क था, जिसने दिखाया कि रणविजय अब एक साइकोपैथ की तरह सोच रहा है। वो अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा, वो अब तबाही मचाएगा। उधर हॉल में सन्नाटा पसरा था। तुलसी ने अपनी कांपती केटी को गले लगा लिया था। बा जो हमेशा परिवार को जोड़ना चाहती थी, आज टूटी हुई महसूस कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका घर फिर से कुरुक्षेत्र बन गया है। लेकिन तुलसी की आंखों में एक संकल्प था। वो जानती थी कि ये थप्पड़ अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। उसने रणविजय रूपी बीमारी का इलाज शुरू तो कर दिया था, लेकिन ये बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। तुलसी को आभास हो गया था कि आने वाले दिन शांति निकेतन के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उसने मिहिर की तरफ देखा। मिहिर की आंखों में सवाल थे, लेकिन तुलसी के पास अभी जवाब देने का वक्त नहीं था। उसे केटी को सुरक्षित करना था। रणविजय ने अपने कमरे में बैठकर कसम खाई। उसने तय कर लिया कि वो तुलसी की सबसे प्यारी चीज, उसकी इज्जत और उसके परिवार की एकता को निशाना बनाएगा। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। ये कॉल किसे था? शायद किसी वकील को, या फिर किसी गुंडे को, या फिर उसने कोई ऐसी चाल चली थी जो सीधे पुलिस तक पहुंचने वाली थी। रणविजय अब साम दाम दंड भेद सब अपनाने वाला था। वो जानता था कि वीरानी परिवार की इज्जत कांच की तरह है, एक पत्थर मारो और सब बिखर जाएगा, और वो पत्थर उसके हाथ में था। दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हमें पता था कि रणविजय अब एक घायल शेर से ज्यादा खतरनाक है, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या केटी इस दबाव को झेल पाएगी, या रणविजय का अगला वार उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा। नैना टीवी के मेरे प्यारे दर्शकों, कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां शांति निकेतन की हवा में सांस लेना भी भारी हो गया था। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस काली रात का साया अभी भी घर के हर कोने में मंडरा रहा था। अगली सुबह, जो आमतौर पर वीरानी परिवार में आरती और भजनों से शुरू होती थी, उस दिन एक अजीब सी मनहूसियत के साथ शुरू हुई। डाइनिंग टेबल, जहां हमेशा हंसी ठिठोली और बाकी मीठी डांट गूंजती थी, आज किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। ये वही जगह थी जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, लेकिन आज यहां सिर्फ खामोशी परोसी जा रही थी। रणविजय अपने कमरे से नीचे उतरता है। सबको लगा था कि कल के थप्पड़ के बाद वो हमनामा करेगा, घर सर पर उठा लेगा, या शायद घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन रणविजय ने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। और यही एक शातिर खिलाड़ी की पहचान होती है। वो नहीं करता जिसकी आप उम्मीद करते हैं। रणविजय सीढ़ियों से नीचे आया, एकदम शांत, एकदम सौम्य। उसके चेहरे पर कल वाली नफरत नहीं थी, बल्कि एक झूठा पश्चाताप यानी रिमॉर्स था। उसने आते ही सबसे पहले तुलसी के पैर छुए। जरा सोचिए, जिस दादी ने कल सबके सामने उसे तमाचा मारा, आज वो उन्हीं के चरणों में झुका था। ये देखकर मिहिर, गौतम और बा का दिल पसीज गया। उन्हें लगा, चलो, लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया, खून तो अपना ही है। लेकिन तुलसी की आंखों में संदेह के बादल और गहरे हो गए। वो जानती थी कि सांप जब कुंडली मारकर बैठता है तो वो सो नहीं रहा होता, बल्कि डसने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। रणविजय का ये माफीनामा उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने कहा, दादी, कल मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था, मुझे माफ कर दीजिए। ये शब्द जितने मीठे थे, इनके पीछे का इरादा उतना ही विषैला था। नैना टीवी पर हम हमेशा कैरेक्टर की परतों को खोलते हैं, तो यहाँ देखिए रणविजय की होशियारी। उसने माफी मांगकर खुद को बड़ा और समझदार साबित कर दिया, और तुलसी को कठोर और जिद्दी दिखने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपना रुख मोड़ा कृष्णा तुलसी की तरफ। उसने केटी को देखा और हाथ जोड़कर कहा, केटी, अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। और ठीक इसी पल उसने अपना असली पत्ता फेंका। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और टेबल पर रख दी। सबकी नजरें उस डायरी पर थीं।
रणविजय ने बड़ी मासूमियत से कहा, लेकिन दादी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन असलियत ये है कि केटी पिछले कुछ महीनों से मेरे पीछे पड़ी थी। वो मुझसे प्यार करती है और जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने ये पूरा ड्रामा रचा ताकि मैं डर जाऊं और उसे अपना लूं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। ये आरोप नहीं बल्कि एक बम धमाका था। रणविजय ने पूरा नैरेटिव ही पलट दिया था। अब तक जो रणविजय आरोपी था, एक ही पल में वो विक्टिम बन गया और केटी जो अब तक पीड़िता थी, उसे एक ऑब्सेस्ड लवर के रूप में पेश कर दिया गया। रणविजय ने दावा किया कि उस डायरी में केटी ने उसके लिए प्रेम पत्र लिखे हैं। ये गैस लाइटिंग का सबसे क्रूर रूप था। एक लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही थी, अब उसे अपने चरित्र की सफाई देनी पड़ रही थी। केटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीखना चाहती थी कि ये झूठ है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो अविश्वसनीय नज़रों से रणविजय को देख रही थी, जो अब मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मिहिर वीरानी ने डायरी उठाई। मिहिर का किरदार हमेशा से ऐसा रहा है कि वो सबूतों पर भरोसा करते हैं, भावनाओं पर नहीं। जैसे ही उन्होंने डायरी खोली, उसमें केटी की हैंडराइटिंग थी, जिसे जाहिर है रणविजय ने किसी तरह कॉपी करवाया होगा या केटी की पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। मिहिर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने केटी की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है कृष्णा? उस एक सवाल ने केटी को तोड़ कर रख दिया। जिसे वो पिता समान मानती थी, आज वो भी उस पर शक कर रहा था। रणविजय की चाल कामयाब हो रही थी। उसने घर के मर्दों की सुरक्षात्मक भावना का गलत इस्तेमाल किया। उसने ये दिखाया कि वो एक शरीफ लड़का है जिसे एक बाहरी लड़की फंसा रही है। तुलसी ने मिहिर के हाथ से डायरी छीन ली और उसे पढ़े बिना ही टेबल पर पटक दिया। तुलसी ने कहा, कागज पर लिखी स्याही झूठ बोल सकती है मिहिर, लेकिन एक डरी हुई लड़की की आंखें झूठ नहीं बोलती। तुलसी ने रणविजय की आंखों में देखा और कहा, तूने अंश की तरह सिर्फ चेहरा नहीं पाया, उसकी मक्कारी भी पाई है। तू भूल रहा है कि मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो सबूत देखकर फैसला बदल दें। मैंने तुझे अपनी आंखों से केटी को घूरते देखा है। तुलसी का ये स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उस दिन तुलसी भी डगमगा जाती तो केटी का अंत निश्चित था। लेकिन रणविजय तैयार था। उसने कहा, दादी, आप मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मैं अंश का बेटा हूं। आपको मुझ में सिर्फ बुराई दिखती है। आप केटी के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि आपको अपने पोते का सच नहीं दिख रहा। रणविजय ने यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया। उसने पूरे परिवार के सामने ये मुद्दा खड़ा कर दिया कि क्या तुलसी न्याय कर रही है या पक्षपात। गौतम, दामोदर और यहाँ तक कि घर की दूसरी बहुएं भी अब फुसफुसाने लगी थीं। क्या वाकई केटी रणविजय को पसंद करती थी? क्या रणविजय सच बोल रहा है? शक का बीज बो दिया गया था। रणविजय जानता था कि एक बार इज्जत पर दाग लग जाए तो उसे धोना नामुमकिन होता है। वो केटी को घर से नहीं निकालना चाहता था। वो केटी को घर में रखकर पल पल मारना चाहता था। वो चाहता था कि केटी खुद को इतना गंदा महसूस करे कि वो आत्महत्या कर ले या पागल हो जाए। नैना टीवी के दर्शकों, ये दृश्य इसलिए भी रोंगटे खड़े करने वाला था क्योंकि केटी अकेली पड़ गई थी। सिवाय तुलसी के सब उसे शक की निगाह से देख रहे थे। वो लड़की जो अपने गांव से एक सपना लेकर आई थी, आज उसे एक चरित्रहीन लड़की साबित किया जा रहा था। रणविजय ने कहा, डैड जी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं कि मैंने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है। ये उसका मास्टर स्ट्रोक था, घर छोड़ने की धमकी। मिहिर और बा घबरा गए। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा, बा ने कहा। और बस यही रणविजय चाहता था। उसे परिवार का समर्थन मिल गया। अब वो घर में विक्टिम बनकर रहेगा और केटी को विलन बनाकर रहेगा। तुलसी ने उस पल महसूस किया कि ये लड़ाई अब सिर्फ सच और झूठ की नहीं रह गई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। उसने रणविजय के कान के पास जाकर धीरे से कहा, जो सिर्फ रणविजय सुन सका, तूने आज जो खेल खेला है उसका अंत मैं लिखूंगी। तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है रणविजय। अब तक तूने सिर्फ तुलसी का थप्पड़ देखा है, अब तू तुलसी का तांडव देखेगा। रणविजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखते हैं दादी के इस घर से कौन निकलता है, मैं या आपकी ये लाडली केटी। ये एक खुली चुनौती थी। एक ही छत के नीचे अब दो दुश्मन रहने वाले थे। जैसे ही रणविजय वहां से हटा, उसने एकलव्य को एक इशारा किया। एकलव्य ने नजरें झुका लीं। रणविजय ने साबित कर दिया था कि वो बिना हाथ उठाए भी वार कर सकता है। केटी अपने कमरे में भाग गई और तुलसी वहीं खड़ी रही, उस डायरी को घूरती हुई। उसे पता था कि रणविजय ने ये सबूत अकेले तैयार नहीं किया है। घर में कोई और भी है जो उसका साथ दे रहा है। कोई विभीषण है जो लंका ढाने में लगा है।
नैना के रूप में मुझे लगता है कि ये एपिसोड इस शो का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से कहानी सास बहू ड्रामा से हटकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन गई थी। रणविजय ने सिर्फ केटी की छवि नहीं बिगाड़ी थी, उसने तुलसी की साख पर हमला किया था। उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि तुलसी अब बूढ़ी हो गई है और सही फैसले नहीं ले सकती। उस रात शांति निकेतन में चूल्हा नहीं जला, हर कमरे में सिर्फ यही चर्चा थी। रणविजय अपने कमरे में विस्की का गिलास लिए बैठा था, अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने केटी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया था और खुद को पाक साफ बचा ले गया था। लेकिन वो एक चीज भूल रहा था, उसने तुलसी को चैलेंज किया था। और इतिहास गवाह है, चाहे वो मंदिरा हो, पायल हो या खुद अंश, जिसने भी तुलसी को चैलेंज किया उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। तुलसी ने उस रात अपनी अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली, मिहिर की, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दिया जलाया। ये संकेत था कि अब वो धर्मयुद्ध के लिए तैयार है। उसने तय कर लिया था कि वो रणविजय का सच सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे फिर से अपनी ममता की बलि क्यों न देनी पड़े। लेकिन क्या तुलसी के लिए ये इतना आसान होने वाला था? रणविजय का अगला वार और भी खतरनाक होने वाला था। उसने सिर्फ परिवार को अपने पक्ष में नहीं किया था, उसने बाहर की दुनिया यानी मीडिया और पुलिस को भी इस खेल में शामिल करने का प्लान बना लिया था। क्या होगा जब रणविजय केटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगा? क्या होगा जब वीरानी परिवार की यह अंदरूनी लड़ाई अखबारों की हेडलाइन बन जाएगी? रणविजय अब रुकने वाला नहीं था, वो शांति निकेतन की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार था। दोस्तों, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज की एक किरण उसे चीरने के लिए काफी होती है। शांति निकेतन में रणविजय ने झूठ का जो साम्राज्य खड़ा किया था, अब उसके ढहने का वक्त आ चुका था। नैना टीवी पर इस कहानी का ये आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा है, जहां हम देखेंगे कि कैसे बुराई अपनी ही चालाकी के जाल में फंसती है। रणविजय को लगा था कि उसने दादी को हरा दिया है, उसने मिहिर वीरानी को अपनी उंगली पर नचा लिया है और केटी को बेबस कर दिया है। उसकी इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसके अंत की पटकथा लिखी। वीरानी परिवार में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति अब रणविजय के लिए खतरनाक बनने वाली थी। तुलसी ने समझ लिया था कि रणविजय को हराने के लिए उसे तुलसी नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बनना पड़ेगा। उसने वही किया जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए किया था, साम, दाम, दंड, भेद। तुलसी ने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने परिवार के सामने ये जताना शुरू कर दिया कि शायद वो गलत थी। उसने चुप्पी साध ली। ये रणविजय के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। उसे लगा कि दादी हार मान चुकी हैं, बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है। रणविजय, जो अब तक सतर्क था, लापरवाह होने लगा। उसने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और इसी जश्न के नशे में उसने वो गलती कर दी जिसका इंतजार तुलसी को था। वो केटी के कमरे में गया, ये सोचकर कि अब तो पूरा परिवार उसके साथ है, अब वो केटी को और भी ज्यादा डरा सकता है। उसने केटी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तेरी इज्जत, तेरी सच्चाई सब मेरे एक झूठ के नीचे दब गई, और वो बुढ़िया, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। रणविजय नहीं जानता था कि जिस कमरे को वो सुरक्षित समझ रहा है, वो असल में एक पिंजरा है। तुलसी ने वहां कोई कैमरा नहीं बल्कि एक लाइव ऑडियंस सेट की थी। नहीं, ये कोई टेक्निकल गैजेट नहीं था, ये तुलसी का मास्टर स्ट्रोक था। कमरे के पर्दे के पीछे या दरवाजे की ओट में मिहिर वीरानी खड़े थे। तुलसी ने मिहिर को कसम दी थी कि आज अपनी आंखों और कानों पर भरोसा करना, मेरे शब्दों पर नहीं। मिहिर, जो अब तक रणविजय की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसे थे, उन्होंने अपने कानों से रणविजय का असली रूप सुना। रणविजय के मुंह से निकली वो भद्दी बातें, वो धमकियां और वो कबूलनामा कि उसने डायरी वाला नाटक रचा था, सब कुछ मिहिर ने सुन लिया। उस पल मिहिर वीरानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पिता या दादा के तौर पर उनका दिल टूट गया, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनकी आंखें खुल गईं। रणविजय हंस रहा था, अपनी जीत के नशे में चूर। तभी पीछे से एक आवाज आई, बस रणविजय। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिहिर की थी। रणविजय पलटा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जो कुछ देर पहले तक शेर बना हुआ था, अब एक भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगा। ये सीन हम दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। रणविजय का वो डर, वो हड़बड़ाहट, जब उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा रक्षक मिहिर अब उसका जज बन चुका है। उसने हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश की, डैड जी, वो मैं तो बस। लेकिन इस बार मिहिर ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। मिहिर का हाथ उठा और एक और जोरदार तमाचा रणविजय के गाल पर पड़ा। ये दूसरा थप्पड़ पहले थप्पड़ से भी ज्यादा भारी था। पहला थप्पड़ तुलसी ने मारा था, जो एक चेतावनी थी, लेकिन ये थप्पड़ मिहिर ने मारा था, जो फैसला था। वीरानी परिवार के बाकी सदस्य भी वहां आ गए।
बा, गौतम और यहाँ तक कि एकलव्य भी। एकलव्य जो अब तक चुप था, उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी ने एक राक्षस को पाल पोस कर बड़ा किया। रणविजय ने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। उसका मासूमियत का नकाब पूरी तरह नोच लिया गया था। अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। और यहाँ हम देखते हैं रणविजय का असली मानसिक पतन। जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच सकता, तो उसने भी भीख नहीं मांगी। उसने वही किया जो उसका बाप अंश करता है। उसने नफरत उगली। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, किया मैंने ये सब, क्योंकि मुझे ये लड़की चाहिए थी, और आप सब पाखंडी हो। उसकी ये बदतमीजी उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तुलसी आगे बढ़ी। आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक विजेता की शांति थी। उन्होंने रणविजय से कहा, बुराई की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो रणविजय, उसका अंत अच्छाई की चौखट पर ही होता है। तूने सोचा था तू अंश का अधूरा काम पूरा करेगा, लेकिन तू भूल गया कि अंश को खत्म करने वाली माँ भी अभी जिंदा है। ये डायलॉग नहीं, ये एक उद्घोषणा थी। तुलसी ने पुलिस को बुलाया। सायरन की वो आवाज़ जो रणविजय के लिए आज़ादी के खत्म होने का संकेत थी, शांति निकेतन के बाहर गूंजने लगी। जब पुलिस रणविजय को हथकड़ी लगा रही थी, तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू रणविजय के लिए नहीं, बल्कि उस धोखे के लिए थे जो उन्हें मिला था। केटी, जो अब तक सहमी हुई थी, आज खुलकर सांस ले रही थी। उसने रणविजय की आंखों में देखा और अपनी नजरें नहीं झुकाईं। ये उसकी जीत थी। ये एक साधारण लड़की की एक शक्तिशाली विलन पर जीत थी। रणविजय को घसीटते हुए ले जाया गया। वो जाते जाते भी धमकियां दे रहा था, मैं वापस आऊंगा, मैं सबको देख लूंगा। लेकिन हम सब जानते थे कि ये गीदड़ भभकी है। शांति निकेतन की दीवारों ने एक बार फिर देख लिया था कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। रणविजय के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मिहिर तुलसी के पास आए। उनके पास शब्द नहीं थे। वो बस इतना ही कह पाए, तुलसी, और उनकी आंखों ने माफी मांग ली। तुलसी ने उन्हें रोका नहीं, उसने बस इतना कहा, मिहिर, ये लड़ाई मेरी या तुम्हारी नहीं थी, ये संस्कारों की लड़ाई थी, और खुशी इस बात की है कि अंत में जीत संस्कारों की हुई। उसने केटी को गले लगाया। ये दृश्य बहुत ही इमोशनल था। एक सास या दादी सास ने अपनी बहू की इज्जत के लिए अपने ही खून के खिलाफ जंग लड़ी और जीती। नैना टीवी के दर्शकों, इस कहानी का अंत हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। रणविजय खून का रिश्ता था, लेकिन वो कलंक बन गया। कृष्णा तुलसी, केटी खून का रिश्ता नहीं थी, लेकिन वो घर की मान बन गई। और सबसे बड़ी बात, ये शो और ये ट्रैक हमें बताता है कि औरत अब अबला नहीं है। अगर वो तुलसी बनकर घर जोड़ सकती है, तो रणचंडी बनकर पापियों का संहार भी कर सकती है। रणविजय का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया, लेकिन उसकी कहानी एक सबक बनकर रह गई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रणविजय के इस अंत पर आपकी क्या राय है? क्या उसे जेल होनी चाहिए थी या कोई और सजा? और मौनी रॉय और स्मृति ईरानी की जुगलबंदी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो, तो नैना टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि वीरानी परिवार के और भी अनसुने किस्से में आप तक ला सकूं। मैं हूं नैना, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, लेकिन यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। नमस्ते।